हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 12वां है। इसके पहले हमने दोस्तों 11 पार्ट करा दिए हैं, तो जिन्होंने भी इसके पहले के 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो के बाद अवश्य देख लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके सभी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो चलो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और बता दें कि दोस्तों इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो और इस क्लास के समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके। और इस क्लास के बाद दोस्तों आपकी जो तो इस क्लास के पहले आपकी क्लास हो चुकी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो जिन्होंने भी अभी तक इसको नहीं देखा तो आप देखा ज़रूर देखें, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है तो मतलब कि रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। ओके। जो दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाए हैं, और देखते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है दोस्तों, जब किसी पिंड के द्रव्यमान, ठीक है, जब किसी पिंड के द्रव्यमान को अपवर्तित रखते हुए उसके संवेग को दोगुना किया जाता है, ठीक है, उसके संवेग को दोस्तों क्या किया जाता है, दोगुना किया जाता है। तो बोला गया है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, कि आधी होगी, आधी हो जाएगी, कि मूल की 3 गुनी हो जाएगी, कि मूल की 4 गुनी हो जाएगी, कि 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब दोस्तों हम समझेंगे कि सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी वस्तु जब गतिमान होती है, गतिमान अवस्था में होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी लोग जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास इंटू वेलोसिटी। एम इस वेलोसिटी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, सभी लोग जानते होंगे, 1/2 mv स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखो अब बोला गया है कि इसका संवेग दोगुना किया जाता है, और दोस्तों द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, संवेग को दोगुना करना है, ठीक है। तो संवेग आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि संवेग यानी कि p बराबर आपका क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो ये एम भी को हमें कहाँ पर रखना होगा, इस जो काइनेटिक एनर्जी किसको रूप में चेंज करना है, संवेग के रूप में चेंज करना है। ओके। जब दोस्तों इसमें हम चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, की देखो यहाँ पर एम भी, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 एम भी इंटू भी। ओके। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, यहाँ पर एम भी को दोस्तों क्या रख सकते हैं हम, यहाँ से मोमेंटम रख सकते हैं, ठीक है, पी रख सकते हैं, और यहाँ पर बी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि इसके मास में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, द्रव्यमान को नहीं छेड़ना हमें। बोला गया कि संवेग को दोगुना किया जाता है। तो संवेग यानी कि पहले संवेग दोस्तों पी था, अब दोस्तों क्या कर देंगे, उसको दोगुना कर देंगे तो 2p हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों जो फाइनल जो है तो काइनेटिक एनर्जी उसको मान लेते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी डैश मान लेते हैं। ओके। और यहाँ पर 1/2 कितना हो जाएगा, 2p करना है हमें, संवेग को दोगुना करना है। तो यहाँ से हमारा जो है तो जब समीकरण एक ये मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से दोस्तों हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल निकली है बाद में, ओके, डैश इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ओके। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या निकालना है, तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी थी, तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। केवल आपको इसमें क्या करना है कि जो है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो उसको किस में चेंज करना है आपको, संवेग में पहले चेंज करना है, एम भी रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप जब उसका संवेग दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों, दुगनी हो जाएगी। ओके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं और देखेंगे किस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, करने का प्रयास कीजिए सभी लोग। चलिए।
चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि जब निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे ईंधन की विशेषता है, नहीं कि मतलब कि वो कौन सी दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि एक अच्छे ईंधन की होती है। ठीक है, मतलब कि जो अच्छा ईंधन होता है उसकी विशेषता क्या होती है, ये हमें पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग समझते होंगे कि कोई भी ईंधन अच्छा तब होता है जब कोई भी, जैसे आप लेते हैं ईंधन तो उसकी गुणवत्ता कैसे चेक करते हैं कि वो कितनी हीट दे रहा है, आपको कितना ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, उसी से आपकी गुणवत्ता उसकी तय होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कम घनत्व, तो इसका भी ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घनत्व से कोई रिलेशनशिप नहीं है। कम धुआं देता है या ज़्यादा देता है, इससे कोई उसकी गुणवत्ता को हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, और उच्च ऊष्मीय मान, ठीक है, तो उच्च ऊष्मीय मान ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब कि जो दोस्तों जो ईंधन अच्छी ऊष्मा देगा, अच्छा जो तो कैलोरी में उसका मान आएगा, तो वही दोस्तों ईंधन हमारा सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लाजवाब का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, करने का प्रयास कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, हम इसको आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमारे क्या बोला गया है, एक दोस्तों 600 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक जो है तो विमान है। ठीक है, अंतरिक्ष यान है, जो कि यहाँ पर हाईलाइटर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। चलिए चलिए दूसरा हाईलाइटर यूज करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक 600 मीटर प्रति सेकेंड एक वेग से गतिमान दो, इसका मास कितना है दोस्तों, 2000 किलोग्राम। ओके, और एक यंत्र अंतरिक्ष यान है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अचानक अंदर से एक विस्फोट होता है जिसके कारण वह दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। दोस्तों एक टुकड़ा उसका जो कितना है, 500 ग्राम किलोग्राम का, और जो कि दोस्तों क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा भाग दोस्तों उसका वेग हमें बताना है। ठीक है, देखो कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि दोस्तों एक जैसे ये विमान है। ठीक है, ये विमान है और इसका मास दोस्तों कितना दिया हुआ है हमें, कैपिटल एम मान लेते हैं, मास हमारा दिया हुआ है 200 किलोग्राम। ओके, 200 किलोग्राम। ठीक है, और बोला गया है कि ये किसकी, इसका जो है तो वेग कितना है, वेलोसिटी कितना है, 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दोस्तों बोला गया है कि इसके अंदर एक विस्फोट होता है जिसके कारण है दोस्तों दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। जब दोस्तों ये आगे जाएगा तो इसमें विस्फोट हो जाएगा, तो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। मान लो कि एक पार्ट ये हो गया और एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें डिवाइड हो गया, तो इसका हम दोस्तों क्या मान लेते हैं, इसका जो है तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं मास क्या है, M1 है। ठीक है, M1 है, और इस वाले पार्ट का मास मान लेते हैं M2 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट जो है तो उसका एक पार्ट का तो द्रव्यमान हमें दिया हुआ कि कितना है, 500 किलोग्राम। ओके, इसका 500 किलोग्राम हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसका हमें मालूम नहीं है, इसका हमें दोस्तों जो है तो द्रव्यमान निकालना होगा। ठीक है, और बोला गया है कि यहाँ से फ्रेंड्स जो है तो 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा क्या है दोस्तों, स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ये स्थिर अवस्था में ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो, अब दोस्तों जब ये टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, तो अब इसमें कोई बाह्य बल वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो मोमेंटम होता है P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एम भी क्या होता है हमारा, हमेशा ऑलवेज कंजर्व होता है, हमारा सेम होता है। मतलब कि पहले जो एम भी था और बाद में जो एम भी टोटल होगा इन दोनों पार्ट होगा, तो वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले क्या एम भी हमारा आ रहा है फ्रेंड्स, एम और भी। ओके, भी यानी कि वेलोसिटी, तो यहाँ पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई क्या है, वेग कितना है दोस्तों, 600। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 1,20,000। ओके, यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये हमारा पी आ गया। ओके, ये पहले जब जो है तो ये क्या बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष यान टूटा नहीं था, तो जब का ये हमारा मोमेंटम है। और उसके बाद इन टुकड़ों का भी निकाल लेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर इनका कितना हमारा वो हो रहा है, कितना क्या संवेग। ओके, तो यहाँ पर इसका जो है तो मास M1 इंटू भी। ओके, तो यहाँ पर इसका मास दोस्तों क्या है, 500 किलोग्राम है। ठीक है, और भी दोस्तों क्या है, 0 है, क्योंकि वो बोल रहा है कि यहाँ पर टुकड़ा, पहला टुकड़ा क्या होता है, एक टुकड़ा स्थिर अवस्था में हो जाता है, तो ये इसको 0 हो जाएगा। और प्लस में दोस्तों दूसरे वाले का हम लेंगे वेग, तो संवेग तो कितना हो जाएगा, M2 इंटू
भी, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों हमें निकालना है। ओके, अब देखो, अब एक बात और आपकी समझने वाली बात है। देखो, एक टुकड़ा तो पूरा टोटल जो है तो अंतरिक्ष यान 200 किलोग्राम का था, और ये टुकड़ा दोस्तों 500 किलोग्राम का है। तो ठीक है, तो ये बड़ा वाला कितने का बचेगा? 1500 किलोग्राम का बचेगा। ओके, ये समझने वाली बात है। तो ये तो हमारा देखो यहाँ पर 12,000 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और M2 दोस्तों हमें कितना कितना हमें ज्ञात है कि 1500 है, ठीक है। मान लो कि जैसे आपके पास 5 किलोग्राम है, ठीक है, कोई भी वस्तु आपने उसको दे दिया, किसी को 4 किलोग्राम दे दिए, तो आपके पास कितना बचे? 1 किलोग्राम। तो वैसे ही बोला गया कि दोस्तों एक अंतरिक्ष यान है तो उसका टोटल मास कितना है? 200 किलोग्राम है। उसमें से एक टुकड़ा 500 किलोग्राम का, तो दूसरा कितने का हो जाएगा? सी बात है कि 1500 किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 किलोग्राम और इंटू क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब भी हम दोस्तों निकालेंगे, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पर कितना फ्रेंड्स बचेगा? ये बचेगा हमारा, इतना बचेगा, ठीक है। और बटे में दोस्तों क्या होगा हमारा? 15 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो और बचेंगे, तो इतना मीटर पर सेकेंड हमारा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी निकल जाएगा दूसरे पार्ट का, जिसका मास कितना है? 1500 किलोग्राम, ठीक है। जिसमें केवल करना क्या है, मोमेंटम कंजर्व होता है जब उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ओके, चलिए, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 800 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, और ये आपके एग्जाम में आने ही वाला है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। कि यहाँ पर बोला गया है कि दोस्तों गति का विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र सबसे पहले आप समझते होंगे कि क्या होता है। तो विमीय सूत्र को दोस्तों हम कैसे कैसे, देखो इस तरह के विमीय सूत्र होते हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ये एम का मतलब क्या होता है? मास होता है। और एल का मतलब क्या होता है? लंबाई होता है, ठीक है, लेंथ होता है। और यहाँ पर टी होता है, ठीक है। अगर विद्युत धारा आ जाती है तो एम्पियर भी हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल तीन तीन से मतलब है, मास से और लेंथ से और टाइम से, ठीक है। अब दोस्तों बोला गया है गति का विमीय सूत्र। सबसे पहले आप कैसे निकालते हैं गति विमीय सूत्र, वो समझिए। देखो, गति का पूछा है ना, तो उसके पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, गति बराबर क्या होता है। गति बराबर आप सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, गति बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। यानी कि इंग्लिश से लिखते हैं आप तो स्पीड 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 इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देखो, अब दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि डिस्टेंस को कैसे हम, डिस्टेंस की इकाई यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है ना। तो मीटर होती है, और बटे में दोस्तों क्या है? टाइम, सेकेंड, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। देखो, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है? ये एम दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एल है, ठीक है। यहाँ की क्योंकि हमने जो है तो लंबाई को यहाँ पर एल से डिनोट किया, ठीक है, विमीय सूत्र में। और एम कैपिटल एम मास है, ठीक है। तो यहाँ पर मास ही नहीं है, गति के समीकरण में मास ही नहीं है, तो एम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एम जीरो हो जाएगा, और एल दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और सेकेंड देखो नीचे है ना बटे के, तो सेकेंड हमारा जो टाइम होगा तो इनवर्स में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गति का विमीय सूत्र। देखेंगे किस ऑप्शन में है, एम जीरो और L1 टी इनवर्स। ओके, टी इनवर्स 1। ओके, ऑप्शन नंबर चौथे में है। ओके, देखो यहाँ पर घात नहीं लगा है, लेकिन कोई घात नहीं लगी होती जब, तो एक ही मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए करिए सभी लोग। और दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों और इसको लाइक भी करें, और चैनल के साथ भी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि एक जो है तो 15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर, ठीक है। और बोला गया है कि क्षमता वाले यहाँ दोस्तों 2 लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब इनको जोड़कर रखा जाता है तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। हमें फोकस दूरी बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। अब दोस्तों इसकी देखो,
एक जो है तो हमारा दिया हुआ है P दिया हुआ दोस्तों, हमने मान लिया कि एक P1 दिया हुआ है हमारा -15 डायोप्टर, ओके। और P2 दिया हुआ है हमारा +5 डायोप्टर, ओके, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसका संयोजन की फोकस दूरी। जब इन दोनों इस -15 डायोप्टर और +15 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को इनको जब जोड़ देंगे तो उनकी संयोजन फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संयोजन जो तो उनकी क्षमता निकालेंगे, उनकी शक्ति निकालेंगे डायोप्टर में, ओके। तो P बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, P1 + P2, ओके। तो यहाँ से P का मान दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा -15 और +5, ठीक है। तो P बराबर हमारा क्या आ गया, -10 आ गया। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब दोस्तों हमें किसी लेंस की जो है तो फोकस दूरी मालूम हो तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उस लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। जब दोस्तों हमें क्षमता मालूम हो तो उससे फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, क्षमता बराबर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1/फोकस, ठीक है, फोकस दूरी, ओके। तो यहाँ पर हमें P का मान मालूम है कि क्या है, -10 है, ठीक है। और बराबर में दोस्तों क्या है, 1/f। तो यहाँ से दोस्तों हमारा 1/ जो तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर फ्रेंड्स हमारा आएगा यहाँ से 1/-10, ओके। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर यही आएगा ना। चलिए एक बार और सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखो। तो f बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/p, वही आने वाला है। तो यहाँ से फोकस लेंथ कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/10, ठीक है। अब ये दोस्तों किस में हमारी दी हुई है, किस काहे में निकली है, सेंटीमीटर में निकली है, ठीक है। ये सॉरी सॉरी मीटर में निकली है, क्योंकि हमारे देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है, और यहाँ पे हमारी किस में ऐसा यूनिट में निकलेगा ना। तो ये किस में है, मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में जब फ्रेंड्स चेंज करेंगे, क्या करना होगा, इस 10 में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। -1/10/100 करना पड़ेगा, बटे में 100 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो f = -1/10 और इंटू 100, ओके। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे फ्रेंड्स। तो f बराबर यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, -10 सेंटीमीटर। देखो मीटर में निकालते तो यहाँ पर -1/10 मीटर हो जाता, लेकिन ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर में सभी दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो हमने सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए उसमें 100 का डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर, उसकी क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई, ओके। तो अब एक बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर माइनस में निकला है तो उसकी जो तो कौन सा लेंस होगा, ठीक है। तो माइनस में जब भी दोस्तों फोकस लेंस है या उसकी शक्ति निकले माइनस में, तो कौन सा लेंस होता है, हमेशा अवतल लेंस होता है। धनात्मक निकले तो हमेशा उत्तल लेंस होता है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखिए। चलिए क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता है। सबसे पहले ध्वनि तरंग के बारे में समझिए, ठीक है। ध्वनि तरंग दोस्तों कैसे उत्पन्न होती हैं, जब दोस्तों हम किसी भी वस्तु में क्या करते हैं, ठोकर मारते हैं, यानी कि टक्कर मारते हैं, उसमें बल लगाते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, कंपन होता है। जिससे दोस्तों वो जैसे जैसे कोई ये हमने क्या है यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर क्या ले लिया फ्रेंड्स, घंटा ले लिया, ठीक है। मंदिरों में जो घंटा होता है वही समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया, तो जैसे इसको हम देखो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कंपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक जो है तो ध्वनि तरंग ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों ध्वनि तरंग हमारी गमन करती हैं, ऐसे हमारी ध्वनि तरंग जाएंगी आगे की तरफ। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर मुख्य अक्ष मान लेते हैं हम, ओके। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, चलिए थोड़ा सही से बनाते हैं हम यहाँ पर, ओके। चलिए दोस्तों जब देखो यहाँ पर हम मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ऐसी ध्वनि तरंगे जाएंगी, और पूछ लेता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है। ये हमारी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें बोला गया है कि ध्वनि तरंगे की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है, ठीक है। तो आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि ये जो पॉइंट होता है, तो ये किसको क्या बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं, ठीक है। सुरंग बोलते हैं, सुरंग।
और जो निचला पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इनको क्या बोलते हैं, गर्त। ठीक है, और इसको भी सुरंग बोलते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं तो इसको सुरंग बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, चमक, चमक से ध्वनि का कोई रिलेशनशिप नहीं, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आयाम के बारे में समझें, तो आयाम दोस्तों हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष से दोस्तों एक सुरंग या गर्त के बीच की दूरी। ठीक है, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो। ठीक है, तो यही हमारी दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, आयाम कहलाती है। ठीक है, आयाम, मुख्य अक्ष से दोस्तों एक सुरंग या एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। ठीक है, अब आवृत्ति को समझेंगे दोस्तों। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति दोस्तों इकाई समय में तय की गई दूरी दोस्तों क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वो तरंग दूरी तय कर रही है, तो वही हमारी आवृत्ति कहलाती है। इसका जो है तो इकाई क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, और आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ओके, अब तरंग दैर्ध्य के बारे में दोस्तों समझेंगे, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ओके, तो तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या होती है कि दो लगातार सुरंगों, ठीक है, दो लगातार सुरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, लेमडा से इसे डिनोट करते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर चमक का कोई लॉजिक नहीं होता ध्वनि में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमक। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आंख द्वारा अलग दूरी पर स्थित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर एक, हम सबसे पहले एक मानव की आंख बना लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई, यहाँ पर एक सबसे पहले हम ह्यूमन आई ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है, हमारा ये कॉर्निया होता है, सबसे आगे वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, हमारी सिलेबरी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये सिलेबरी मसल्स क्या होती हैं, क्या इनका वर्क होता है कि जो हमारा लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है, उसको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, ठीक है, तो फोकल लेंस इसी की वजह से चेंज होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑप्शन में कि नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, निम्न में से क्या स्थिर रहता है। तो नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि यहाँ पर और क्वेश्चन में ही बोला है कि अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो दोस्तों जब अलग अलग दूरी पर स्थित होंगी तो वस्तु की दूरी तो अलग हो जाएगी ना, समझ रहे हो ना। जब दोस्तों अलग अलग दूरी पर स्थित होंगी वस्तु, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, डायरेक्ट गलत हो गया। अब देखो, अब बोला गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी हमेशा स्थिर रहती है, तो ये भी दोस्तों क्या हो गया हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कभी भी स्थिर नहीं रहती। क्योंकि देखो, जब ये हमारी सिलेबरी मसल्स इसको क्या करेंगी, मतलब कि जब इसको अच्छे से पकड़ती हैं तो हमारी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, सिलेबरी मसल्स के कारण हमारी फोकस जो है तो दूरी हमारी चेंज होती रहती है। ओके, हमने बताया भी था कि जो है तो हमारी जो मानव आँख होती है, आई होती है, उसमें जो उत्तल लेंस होता है, तो उसकी दोस्तों फोकल लेंस कैसे चेंज होती है, सिलेबरी मसल्स की वजह से। ओके, तो ये भी हमारी स्थिर नहीं रहेगी। अब बोला गया है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, दोस्तों ये भी नहीं सेम रहेगी, क्योंकि अगर वक्रता जो है तो लेंस की फोकस दूरी चेंज हो रही है, तो वक्रता त्रिज्या ऑब्वियस सी बात है ये भी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोला गया है नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब दोस्तों नेत्र लेंस में दोस्तों जो नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है ना, रेटिना पे। यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, तो रेटिना तो दोस्तों हमेशा यहीं पर होगा ना, प्रतिबिंब यहीं पर हमेशा बनेगा, ऑलवेज इधर ही बनेगा। ओके, हमेशा यहीं पर बनेगा। दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, क्योंकि मानव नेत्र में जो है तो जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लेंस से दूरी हमेशा स्थिर रहती है, समान रहती है। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को, उम्मीद करता हूँ यही। और जो लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों सीधे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि भी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी है, अब सभी लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी हम मानते हैं भी, और यू वस्तु की दूरी को मानते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि रैखिक आवर्धन एम डैश है। ओके, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रैखिक आवर्धन होता क्या है, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। रैखिक आवर्धन
आवर्धन है, थोड़ा डिटेल से इसके बारे में, आवर्धन के बारे में समझेंगे। ओके, कैसे क्या आता है इसका फॉर्मूला। तो आवर्धन दोस्तों m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ओके, मतलब कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होती है। लेकिन हमारे ऑप्शनों में तो v बाई यू के रूप में हमें ऑप्शन जो है तो ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, v और u के रूप में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब कैसे इसको फाइंड करेंगे v और u के रूप में। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं कि दोस्तों हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस या वो अवतल लेंस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक एक लेते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, इसको समझने के। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लिया एक उत्तल लेंस। ओके, और यहाँ से एक हमने मुख खच्च डाल दिया, यहाँ से हम एक बीच से मुख खच्च लगा डाल देंगे। ओके, ये हमारा मुख खच्च हो गया। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो है तो फोकस पॉइंट कितना है, एफ है, और इसकी जो है तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों हम मान लेते हैं कि क्या है, सी है। ओके, अब इस तरफ दोस्तों हम मान लेते हैं, इस तरफ भी वही मान लेंगे, एफ इधर है और सी इधर है, ठीक है, डैश डैश लगा देते हैं। ओके, अब देखो, अब जब दोस्तों हम अपने एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे हमने रख दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कैसे बनेगा कि जो देखो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जब भी यहाँ से एक क्या आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, तो सीधे डायरेक्ट जाके वो कहाँ पे, लगभग यहाँ पर वक्रता जो वक्रता त्रिज्या है तो उसके पीछे प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है, ये बना रही है यहाँ पर, ठीक है। इसको दोस्तों हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया, इसकी हाइट मान ली, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या मान ली, एच ऑफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एच ओ, और इसको हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं। ओके, यही हमारी आवर्धन क्या होती है, आवर्धन होती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा आवर्धन होता है। लेकिन फ्रेंड्स हमें वी बाई यू के रूप में निकालना है। तो ये देखो, अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी यू कहलाती है, सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक है, यू कहलाती है, ठीक है। और अब यू प्लस की होगी कि माइनस की होगी, ये बात है। देखो ये दोस्तों क्या होगी, माइनस की होगी, क्योंकि फ्रेंड्स माइनस किस लिए होगी, क्योंकि हमने लेंस के लेफ्ट साइड लिया है, ठीक है। कोई भी लेंस जब दोस्तों हम लेंस के बाएं साइड लेते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जब दाएं साइड लेंगे तो वो धनात्मक होगी। ओके, और दोस्तों जब इसको यहाँ से दूरी, हम जब यहाँ तक की दूरी लेंगे, इसको मान लेते हैं भी, ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये दूरी हमारी दोस्तों क्या है, ये यहाँ तक की दूरी हमारी भी है, और ये दूरी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हमारी माइनस भी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं एक दोस्तों एंगल क्या बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है, ठीक है, ये एंगल हमारा मान लो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ओके दोस्तों, अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी, और ये पॉइंट हमने मान लिया ओ। ओके, ओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ओके, तो दोस्तों समरूप हो गए। तो यहाँ पर देखो एक बार हम यहाँ पर क्या लेंगे, हाइट ऑफ क्या ले लेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक बार हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, वह प्रतिबिंब की दूरी भी बटे, और एक बार ले सकते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है, तो माइनस की। ओके, देखो तो इसी के बराबर दोस्तों क्या आ गया हमारा, सिमिलरिटी लगाए के बाद माइनस का भी बटी यू, ठीक है। तो इसको हम आवर्धन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस का भी बटी यू, ऐसे हमने निकाला है। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ से रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का भी बटे यू आएगा यहाँ पर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, माइनस का भी बटे यू। तो आवर्धन का दोस्तों दो फार्मूला आ गया कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो है तो माइनस का आएगा वस्तु की
मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी लेंस से बटे वस्तु की दूरी। ओके, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए करिए सभी लोग। चलिए दोस्तों इसको करने का प्रयास करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त का क्वेश्चन है, हमने बताया है आपको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। बोला गया कि भूमि पर स्थित एक बिंदु 30 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, मतलब कि दोस्तों एंगल किसके सापेक्ष में बन रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा के। बोला गया है कि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के थी। ओके, और गोली चलाई गई, ठीक है। और बोला गया है कि प्रतिरोध जो तो वायु के प्रतिरोध में नगण्य माना है। और यहाँ पर तो प्रत्येक प्रक्षेप पथ के शीर्ष पर गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो निकालते हैं हम। सबसे पहले एक यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे एक डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष, ठीक है। जब भी दोस्तों यहाँ से एक गोली हम दागेंगे, ठीक है, तो वो किस आकार में जाएगी, परवलय आकार में, ठीक है, दीर्घवृत्त में ऐसे जाएगी, ठीक है। दोस्तों बोला गया है कि जो ऊर्ध्वाधर है उसके साथ उसका एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं भी। भी दोस्तों एक ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कितना एंगल बन रहा है, कितने एंगल पे, यहाँ पे 30 डिग्री पे ऊर्ध्वाधर से, ठीक है। तो इस तरफ का ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों एक इस तरफ हमारा वेग लगेगा, तो इस तरफ वेग भी cos 60 डिग्री, और एक ऊपर की तरफ दोस्तों लगेगा भी भी cos 30 डिग्री। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी cos 30 डिग्री होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको हमेशा धीरे धीरे उसको क्षीण करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो एक एक ना एक टाइम पर वो जीरो हो जाएगा, तो उसको नहीं लेना हमें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पर जो है तो ये वाला वेग हम ले लेंगे। तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, भी cos 60 डिग्री। ओके, देखो अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी पहले यहाँ पर कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं हम कितनी, पहले कितनी है दी हुई थी, के दी हुई थी, ठीक है, के दी हुई थी। यहाँ पर के बोला गया तो के ही हम मानते हैं। वो कितनी है, हो जाएगी क्या होता है उसका फार्मूला, के बटे 1/2 mv²। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हाइस्ट पॉइंट पर क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको मान लेते हैं के डैश। ओके, और 1/2 m, और भी का मान दोस्तों क्या हो गया हमारा, अब भी cos 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी cos 60 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अब जब इससे सॉल्व करेंगे हम, तो 1/2 m v², और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब दोस्तों ये समीकरण हम मान लेते हैं पहला, और ये मान लेते हैं दूसरा। जब दोस्तों इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, k/k डैश इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। मतलब कि हमें दोस्तों क्या निकालना है, ये इसका मान निकालना है, मतलब कि ये जो है तो इसका मान हमें के डैश का मान निकालना है कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है। तो इसका मान जब दोस्तों निकालेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल निकल रही है कितना आ जाएगा, k/4, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर दोस्तों वेग उसका क्या हो जाएगा, भी cos 60 डिग्री हाइस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और भी cos थीटा यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको शून्य कर देगा एक टाइम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, उसका दोस्तों हम निदान देंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई होती है। सबसे पहले आप दोस्तों समझेंगे कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण नियतांक देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर दोस्तों एक वस्तु दोस्तों उसका मास हमने m1 माना, ठीक है, और एक दूसरी वस्तु मान ली कि दोस्तों उसका मास m2 है, ठीक है। जब दोस्तों इनको आपस में रखा जाता है तो वो दोस्तों दोनों वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आपस में आकर्षित होती हैं, ठीक है।
और दोस्तों जो छोटी वस्तु होती है तो वो बड़ी वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है, तो देखो अब मान लेते हैं दोस्तों इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है फ्रेंड्स, आर है। ओके, अब दोस्तों इनके बीच में कोई ना कोई बल कार्य करेगा, तो वो बल जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कहते हैं, तो फोर्स बराबर क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मल्टीप्लाई m1 इंटू m2, दोनों जो है तो पिंडों का द्रव्यमानों का मल्टीप्लाई और बटे में दोस्तों क्या होता है, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। ओके, अब दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सलेशन यानी कि फोर्स क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है, चलो लेकिन हम एक देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा यूनिट निकालना है। ठीक है, केवल जी को इस तरफ बचाएंगे, बाकी सब उस तरफ भेज देंगे। ओके, देखो अब इस तरह से सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें देखो इनकी सभी की एक ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और त्रिज्या की यानी कि त्रिज्या कोई लेंथ होती है, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, बटे m1 m2 इनका जो है तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और दो हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसा यूनिट क्या आ गई दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। देखेंगे किस ऑप्शन में है, और देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये सभी जो क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जिन्हों को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कैसे समझाने में हमसे क्या गलती हो रही है, कुछ भी आप इशू हुआ तो जो बता सकते हैं। ठीक है, दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच और जय हिंद।